सो जॉन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये टॉपिक आपके साथ इलेक्ट्रिकल साथ साथ फिटर वाले स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम यूपीएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, उसमें भी ये टॉपिक आने वाला है। तो यहाँ पे आप उसके सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यूपीएसएससी के ये जो उसका ऑफिशियल सिलेबस है उस पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका टेक्निकल का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम केवल इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग, यानी कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से कौन कौन से इसके यूज हो सकते हैं और इससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई है। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और सारी चीज़ें PDF वगैरह सब मिलती रहेंगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आज का टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस ब्रिज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, केवल मीडियम रेंज का रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। किस रेंज के? मीडियम रेंज के। क्या होता है, रेंज होती है रेजिस्टेंस की अलग अलग, लो रेंज, मीडियम रेंज और हाई रेंज। तो लो रेंज के लिए हम बहुत कुछ जैसे कैरी फॉस्टर ब्रिज और जैसे कि बहुत से ब्रिज होते हैं, ऐसे वो होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर हम केवल क्या मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम किसको नापते हैं, मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और हाई रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास मैगर, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड और लॉस ऑफ चार्ज मेथड, ऐसी बहुत सी मेथड होती है जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, हाई रेंज के रेजिस्टेंस को नापते हैं। तो यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये केवल किसको नाप सकता है, मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनमें हमें 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है। यानी क्या होता है, इस ब्रिज में हमारे पास 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जिनमें हमारे पास 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है, तथा हम इन 3 प्रतिरोधों की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी क्या होता है, हमें जो भी रेजिस्टेंस को नापना होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस को और लगाते हैं, और उन 3 रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, जितने भी ओम का होता है उसकी वैल्यू हमको मालूम होती है, और हम उन तीनों वैल्यू को कंपेयर करके उस चौथी वैल्यू यानी जो अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, उसका हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या है कि P, Q, R और S ऐसे 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। साथ में हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमको करंट फ्लो होने का केवल उपस्थिति को दर्शाता है। यानी इसमें क्या होता है, इस टाइप की सुई होती है जो हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर हमें ये बता देती है कि करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास R की वैल्यू है, R की वैल्यू दी गई है, Q की वैल्यू दी गई है, S की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस R, Q, S की वैल्यू की सहायता से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 कंडीशन आती हैं। एक आपकी कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन, और एक आपका कंडीशन होता है अनबैलेंस कंडीशन। तो आगे बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन कैसे डिसाइड होती है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले कुछ इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोध, जैसे आपने इसके डायग्राम में देखे चित्र अनुसार जुड़े होते हैं। ठीक, इनके मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में होता है, यानी कि जब क्या होता है, ब्रिज बैलेंस होता है, उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से शून्य करंट बहता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि जब ब्रिज संतुलन की स्थिति में होता है तो उससे क्या होता है, शून्य करंट बहता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ब्रिज क्या है, आपका बैलेंस है। तो ये वाला पॉइंट जो है उसको आप जरूर नोट कर लीजिए कि जब क्या है, आपका ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में हो तो उस स्थिति में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से 0 करंट फ्लो होता है। क्योंकि क्या होता है, इसके क्रॉस जो विभवांतर है, क्या होता है आपका विभवांतर या वोल्टेज, वो 0 हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से आपका शून्य करंट फ्लो होता है। तो आगे हम वीडियो में आपको बैलेंस सर्किट और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसके बाद है क्या, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह गैल्वेनोमीटर केवल करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी क्या होता है, आप गैल्वेनोमीटर से किसी भी करंट को मेजर नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, आप इसको करंट को नाप सकते हैं। तो ये एक टाइप का केवल क्या होता है, आपका एम्पियर मीटर के जैसे होता है। लेकिन एम्पियर मीटर क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, जिससे हम किसी एक मेजरेबल करंट को नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी एक एम्पियर मीटर है, लेकिन इसमें बहुत कम मान का करंट जाता है, जिससे क्या होता है, हम इसको केवल नाप नहीं सकते, केवल करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। और ये हमारे किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट
इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में नहीं है फिटर वालों के लिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जरूर याद रखिए कि गैल्वेनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी करंट को नहीं नाप सकते। यदि आपको ऑप्शन में कुछ वैल्यू भी मिलती है तो आप जरूर सबसे कम की जो वैल्यू मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, केवल इस रेंज तक के करंट को यदि आप मेजर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल इस करंट को मेजर कभी नहीं करते, केवल क्या करता है करंट की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक, और यह ब्रिज की सहायता से हम क्या होता है बहुत कम त्रुटि के साथ किसी भी मान को मापा जा सकता है। क्या होता है जो आपके नॉर्मल ब्रिज, नॉर्मल जैसे आप मल्टीमीटर वगैरह से नापते हैं तो वहाँ पर एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप इस ब्रिज की सहायता से किसी भी रेजिस्टेंस को नापते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको बताता है, जो उसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, यानी क्या होता है इस जो ब्रिज की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक और वीडियो ब्रिज का सर्किट आपको दिखाया गया है जिसमें PQRS लगे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक करंट की डायरेक्शन दिखाई गई है कि इसमें करंट कैसे इस तरीके से फ्लो होता है, तो ये तब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं अब कि बैलेंस और अनबैलेंस बीट ब्रिज को कैसे पहचानते हैं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बीट ब्रिज का सर्किट दिखाई दे रहा होगा जिसमें क्या है कि PQRS और 4 रेजिस्टेंस है तथा एक गैल्वेनोमीटर है। ये रेजिस्टेंस आपका शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्या है आपका शॉर्ट सर्किट है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम बीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप जनरली बुक में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे लिखा मिलता है कि P/Q = R/S। तो इस तरीके से यदि आप इसको याद करते हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि क्या होता है PQ और RS की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अभी मैं यहाँ पर P माना हूं, यदि मैंने यहाँ पर P मान लिया तो आपका जो याद करने का तरीका है, आपकी जो इक्वेशन है वो गलत हो सकती है। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए हमें सबसे सही तरीका क्या होता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजा यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों रेजिस्टेंस का गुणनफल यानी कि P/S = आपका Q/R, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि P/S = Q/R, यानी कि ये आमने सामने की भुजा और इन दोनों की आमने सामने की भुजा, ये दोनों क्या होने चाहिए एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, यानी इन दोनों के जो प्रतिरोध का गुणनफल है वो आमने सामने भुजा के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए आप लास्ट में उसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे जैसे हमने पहले आप लोग याद करते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ इस P को नीचे लेके आ रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ P/Q = R, और इस R के नीचे क्या चला जाएगा, S चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका R/S। तो ये क्या होता है वही है, लेकिन आपको कभी भी गलती ना हो तो आप जरूर इसको उस तरीके से ना याद रखें, इसको इस तरीके से याद रखें कि ये जो आमने सामने की भुजा होती है, यानी कि P के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर S रेजिस्टेंस है और Q के सामने R रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट और देखा था कि जब आपका क्या हो कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में हो, तो ये जो आप लिखते हैं P/Q = R/S, ये आप क्या लिखते हैं ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन लिखते हैं। ठीक, यदि क्या होता है आपका ये इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन है P/S = Q/R, ये क्या होती है आपकी जो ब्रिज में है वो सेटिस्फाई होती है, तो ये आपका क्या कहलाता है ब्रिज बैलेंस कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है आपका ब्रिज बैलेंस कहलाता है। और जब आपका ब्रिज बैलेंस होता है तो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर से क्या होता है आपका शून्य करंट प्रवाहित होता है। तो इस गैल्वेनोमीटर से आपका क्या हो जाता है, शून्य करंट प्रवाहित होता है। तो आप ये क्या होती है, ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन होती है। तो इसको जरूर याद रखें कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P/S = Q/R। तो ये आपको क्या कहलाती है, ब्रिज बैलेंस की स्थितियां कहलाती हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, यदि हमारे पास मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ बैलेंस की कंडीशन में, कि यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 20 ओम है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ब्रिज बैलेंस करना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको भी मान लेता हूँ 10। ठीक, तो ये 10। तो आप देख सकते हैं जब ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है तो हमेशा यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ Q क्या है मेरा अज्ञात प्रतिरोध है। तो हमको अज्ञात प्रतिरोध में से कब डिसाइड होगा, बैलेंस ब्रिज क्या हो जाएगा, जब आपका बैलेंस हो जाएगा या आपका जो ब्रिज है वो संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने हम क्या करेंगे, आपके पास P की वैल्यू है, तो मैंने आपको जो तरीका बताया वो आप जरूर याद रखें कि आमने सामने की भुजा का गुणनफल 10 × × 10 = Q, यानी कि ये Q/20, ये क्या होना चाहिए आपके बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जब ब्रिज बैलेंस देखना है तो 10 × 10 = क्रॉस Q/20 का चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 × 10 / 20। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर 5। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर Q = 5 ओम रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको चेक कैसे करते हैं, यानी ब्रिज मेरा बैलेंस है, यानी यहाँ पर 5 ओम रहा होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करते,
आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ पहले सेटलमेंट सब अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, R1, R2 और R3, और इन दोनों के बीच हमने क्या कर लिया, ये गैल्वेनोमीटर को लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लगा लिया। तो कुछ नहीं करते, यहाँ से ये 2 वायर हम निकाल लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जिस भी रेजिस्टेंस को मेजर करना है, जिस भी रेजिस्टेंस को हमको मेजर करना है, मेरे को पता है कि ये 10 है, ये 20 है, ये 5 है। जिस भी रेजिस्टेंस को मुझे मेजर करना है, मान लेता हूँ कि ये क्या करना है, ये अज्ञात प्रतिरोध, तो इनके जो 2 टर्मिनल होते हैं रेजिस्टेंस के, उस पर जाकर हम क्या करते हैं, इस दोनों टर्मिनल को लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, ये प्रैक्टिकली क्या होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। जैसे आपको डायग्राम में स्टैटिक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि स्थिर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, वैसे ना होकर ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो हम इन वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या होने लगे, 0 रीडिंग दिखाने लगे, यानी यहां से क्या होने लगे, आपका शून्य करंट फ्लो। जैसे ही आपका शून्य करंट फ्लो होता है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि आपका जो ब्रिज है वो क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो इस बैलेंस ब्रिज, तो जैसे ही आपका ब्रिज बैलेंस होता है और आपको पहले से R1, R2 और R3 की वैल्यू पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि R2 इंटू अज्ञात प्रतिरोध इक्वल टू 10 इंटू R1। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस अज्ञात प्रतिरोध, क्योंकि आपको R1, R2 और सबकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर फाइंड आउट होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बैलेंस सर्किट की, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो हम प्रैक्टिकली इसमें ऐसे करते हैं, लेकिन ये सब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पे आपको जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल ये आता है कि ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होती है। तो ये P इंटू, यानी कि जो आमने सामने की भुजा का रेजिस्टेंस का गुणनफल और ये दूसरी आमने सामने रेजिस्टेंस की भुजा का गुणनफल है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन कहलाती है। और एक क्वेश्चन आपको ये देखने मिलेगा कि जब आपका ब्रिज बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होता है वो कितना करंट फ्लो होता है। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन में हमेशा गैल्वेनोमीटर से आपका शून्य करंट फ्लो होता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख गया होगा स्क्रीन पर, जिसमें क्या है, आपके 10 ओम और इस टाइप से आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको ऐसे दिखने मिलेंगे। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन यहीं से डिसाइड करनी है। आपको क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने मिलेगा, इस क्वेश्चन में आपको लिखा रहे होगा कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आप किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो यहां पर आप ये एक बात जरूर क्लियर कर लें कि आपका जो क्या है, ये ब्रिज है, ये संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि ब्रिज संतुलित है या नहीं है। तो यहां पर देखिए 10 क्रॉस 20, मैंने बताया था आपको कैसे चेक करना है कि ये जो आमने सामने की भुजा का गुणनफल है 10 क्रॉस 20 इक्वल टू 10 क्रॉस 50, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 क्रॉस 20 आपका कितना होने वाला है, 200, और आपका 10 क्रॉस 50 कितने होने वाला है, 150। तो ये आपका जो ब्रिज है ये क्या होने वाला है, आपका बैलेंस नहीं है। तो ये आपका किस कंडीशन में आ जाएगा, ये जो आपका ब्रिज है आपका क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब इस अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको एक बहुत ज्यादा, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको एक तरीका दिखाया जाता है कि पहले आप यहाँ पर करंट मान लीजिए, फिर इसके क्रॉस यहाँ पर एक वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको बताया जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होता है, तरीका आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें क्या होता है, आपको ये चीज नहीं करनी होगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके को सीखने से पहले आपको क्या होना चाहिए, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा से आपको स्टार कन्वर्जन आना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कुछ सर्किट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो डेल्टा में कनेक्ट होंगे और कुछ स्टार में कनेक्ट होंगे। तो मैं बता देता हूँ डेल्टा क्या होता है, स्टार क्या होता है। तो आप देखिए, जैसे आप इस सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी, यदि आपको इस त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए दिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, ये डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ, हर एक रेजिस्टेंस का एक एक पॉइंट लेकर, ये देखिए RA का एक हिस्सा, RB का एक हिस्सा और RA का एक हिस्सा मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, शॉर्ट सर्किट कर लिया है। और फिर जो यहाँ से क्या किए हैं, ये 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। तो मेरा क्या कहलाता है, स्टार कनेक्शन कहलाता है। तो क्या होता है, जब भी आप डेल्टा से स्टार में करते हैं, यानी पहले ये डेल्टा में कनेक्ट था, मैंने इसको बाद में ये सारे रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप RA की जगह सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर AB या C लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए मैं यहाँ पे बाद में बता दूंगा आपको। क्या है कि मैंने ये जो 3 रेजिस्टेंस थे ए बी सी, इनको मैंने क्या कर लिया आर ए, यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर लीजिए आर ए आर बी और आर सी। ये जो 3 रेजिस्टेंस थे उसको मैंने क्या किया स्टार में कनेक्ट कर लिया, यानी ये आपका क्या कहलाएगा डेल्टा, और यहाँ से हम कैसे में जा रहे हैं स्टार में जा रहे हैं। तो मैंने क्या कर लिया इस तीनों रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट कर लिया है। तो अब यदि हम क्या करते हैं डेल्टा से जब भी स्टार में जाते हैं तो क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, तो उन चेंजेस को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने देख लिया आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि एक डेल्टा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस डेल्टा कनेक्शन अंदर आप क्या करिए इस स्टार कनेक्शन को उठाकर इसके अंदर बना दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ ये देखिए मैंने क्या किया इसको यहाँ से सीधा सीधा इसके अंदर बना देता हूँ आर ए। मैंने क्या किया यहाँ पर ये देखिए आर बी जोड़ा था ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया सेम टू सेम आपका आर बी को जोड़ दिया। इसके अंदर क्या जोड़ा था आपका आर सी जोड़ा हुआ था, तो मैंने क्या कर लिया आर सी को जोड़ लिया। तो आपको जो भी डेल्टा कनेक्शन दिया हो उसके अंदर क्या कर लीजिए पहले स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। इसी कन्वर्जन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं किसी भी अनबैलेंस बीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया कि सबके अंदर एक एक रेजिस्टेंस को बना लिया है। अब आपको क्या करना है हर एक कोने पर कुछ इस टाइप से मार्क बना लेने हैं, जिससे आपको आगे याद रहे। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये मार्क बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस मैंने ये मार्क क्यों बनाया। तो देखिए आपको क्या करना है इस मार्क बना लेने। अब आपको क्या करना है इस आरसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आरसी इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि हमने आरसी इक्वल टू लिखा कैसे। तो आप देखिए आरसी किस दोनों से जुड़ा है बी और सी से। तो ये जो तीर है वो किन दोनों को की तरफ है, एक तीर आपका बी की तरफ है और एक तीर आपका किसकी तरफ है सी की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे आर ए इक्वल टू बी इंटू सी, यानी जिन दोनों तीर की तरफ है बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ये तीनों रेजिस्टेंस का ए बी और सी का योगफल। क्या लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका क्या हो जाएगा ये आरसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से जब मैं आपको आगे और बताने वाला हूं, जब आपको हम इसको किसी वैल्यू के थ्रू लेकर करेंगे तो आपको और जल्दी समझ आएगा। यहाँ पे देखिए जब मैं आरबी को निकालता हूं तो आरबी को निकालते तो हम क्या करेंगे आरबी इक्वल टू लिखेंगे। अब देखिए आरबी क्या है, आरबी के पास जो हमने तीर बनाया था वो ए को और बी की तरफ है, तो हम क्या करेंगे ए इंटू बी लिख लेंगे और आपको नीचे एस टू एस ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। ठीक, अब आप देखिए अब हम चलते हैं किस तरफ आर ए की तरफ। तो आर ए इक्वल टू हमारा क्या होने वाला है, आप फिर से देखिए कि ये जो तीर है किसकी साइड है, एक ए की साइड है। तो आप क्या लिखेंगे ए क्रॉस, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर ली, ये दोनों तीर किसको दिखा रहे हैं आपके ए और सी को। ठीक, ये आपको ए और सी को दिखा रहे हैं। अब आप ये किसको दिखा रहे हैं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से आपको क्या करना है आर सी आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा कोई डेल्टा कनेक्शन है। ठीक, आपको डेल्टा कनेक्शन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मान लेता हूँ ये मेरा कोई डेल्टा कनेक्शन है। रफली डायग्राम बना देते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई डेल्टा कनेक्शन है जिसमें क्या है आपका 5 ओम 10 ओम और 20 ओम कनेक्ट है। ठीक, तो आपको क्या करना है इसके अंदर इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है हमको स्टार में। तो जब भी हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं इस डेल्टा के अंदर एक स्टार बना लेते हैं, यानी कि ये जो मेरा 5 ओम था, यहाँ पर मेरा 10 ओम था और यहाँ पर मेरा क्या था 20 ओम था। तो इसके अंदर मैंने क्या करना है स्टार बना लेना। ठीक, तो मैंने क्या कर लिया इसके अंदर स्टार बना लिया और मैंने क्या कर लिया इनको नाम लिख दिया आर ए आर बी और आर सी। अब आप देखिए जब भी मैंने बताया था कि आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे तीर के जैसे मार्क बना लीजिए। मैंने क्या कर लिया ये मार्क बना लिया। ठीक, तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं अब मैं आरसी की वैल्यू निकाल दूं। तो आरसी इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूँ 10 क्रॉस 20। आरसी इक्वल टू क्या लिखने वाला हूँ 10 क्रॉस 20, क्योंकि ये जो तीर किसको दिखा रहे हैं 10 और 20 को 10 इंटू 20 और तीनों का योगफल तो 20। ठीक, क्या लिखूंगा 20 प्लस 5 प्लस 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 35। उस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा आरसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम देखते हैं आरबी की वैल्यू को निकालना। तो आरबी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 5 क्रॉस 20। तो मैंने क्या किया 5 इंटू 20, क्योंकि ये वाला जो तीर है 5 और 20 को दिखा रहा है, तो 5 और 20 इसका क्या है तीनों का योगफल लिखना आपको हर बार। तो ये ऑटोमेटिक हम एक बार लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख लेंगे सीधा 35। तो ये आपका हो जाएगा 5 7 35 20 डिवाइडेड बाय 7। इसके बाद हम देखते हैं आर ए की वैल्यू को निकालना। तो आर ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे
अब देखिए ये तीर किस को शो कर रहा है, यहाँ पे जो तीर हमने बनाए थे 5 और 10 को, तो 5 × 10 डिवाइडेड बाय, फिर से आप देखिए योगफल तो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से योगफल कर चुके हैं एक बार, तो आप सीधा क्या लिख दीजिए इसको 35। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 50। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10/7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टार को डेल्टा और डेल्टा में किसी भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है हम अपने अनबैलेंस बीटरसन ब्रिज पर लगाने वाले हैं। तो आपको फिर से अनबैलेंस बीटरसन ब्रिज का सर्किट दिख रहा होगा कि हम अनबैलेंस बीटरसन ब्रिज पर ये मेथड कैसे लगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पुराना सर्किट था, अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको पुराना सर्किट अब दिखाई देने लगा। हमारा ये कंडीशन थी, यहाँ पर हमने देख लिया था कि 10 × 20 इक्वल टू आपको क्या हो रहा था, और 10 × 50 ये क्या हो रहा था 200 इक्वल टू 150 आ रहा था। तो ये आपको साफ दिख रहा था कि हमारा क्या है बीटरसन ब्रिज अनबैलेंस की कंडीशन में है। तो जब भी आपका अनबैलेंस की कंडीशन में है तब आप इसको डायरेक्ट P/Q इक्वल टू R/S से कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्या है ब्रिज अनबैलेंस की कंडीशन में। तो अनबैलेंस की कंडीशन में ब्रिज में आपको क्या करना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप सीधे भी नहीं कर सकते कि इन दोनों रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में मान लीजिए, तो ये क्या होता है यहाँ पर बीटरसन ब्रिज बना हुआ है। ये 10 ओम आपका इस वाले सर्किट में भी, इस वाले सर्किट में भी, तो आप इसको नॉर्मल सर्किट की जैसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको क्या लगाएंगे बीटरसन ब्रिज लगाएंगे। तो बीटरसन ब्रिज से हम कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक डेल्टा बना हुआ दिख रहा है एक साइड पर केवल, ये देखिए ये क्या है, आपको यहाँ पर ऐसे एक डेल्टा बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक, हमको क्या डेल्टा बना दिख रहा है, वो भी किसके अक्रॉस A और B पॉइंट के अक्रॉस। तो मैंने ये जो आपका 10, 15 और 20 ये पूरा हिस्सा था मैंने आपका नीचे बना के रखा है। ये आपको 10, 15 और 20 के रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टार को बना देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अंदर एक स्टार बना दिया, जैसे मैं उस सर्किट में कर रहा था थोड़ी देर पहले हम जो किया था वही करना है। मैंने क्या बना लिया, RA बना लिया, और यहाँ पर मैंने किसके बना लिया, RB को बना लिया, और यहाँ पर मैंने क्या बना लिया आपका RC। तो देखिए मैंने क्या किया, एक डेल्टा के अंदर एक स्टार को बना लिया। अब मेरे को वापस क्या करना है, अब आप फिर से वही मेथड लगाइए, RA, RB और RC के मान को निकाल दीजिए। ठीक, तो वापस से मैंने क्या कर लिया, वैसे ही तीर बना लिए यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, RA, RB और RC की वैल्यू को निकाल लेना। तो RA इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, RA इक्वल टू जिन दोनों के क्रॉस तीर है 10 × 15। ठीक, तो यहाँ पे 10 × 15 कर लिया हमने। अब देखिए इन सबका योगफल 10, 20 और 15। तो 10, 20 आपका 30 और 15 45। तो 15/45। तो ये क्या हो जाएगा आपका RA इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/3। ठीक, और हम देखते हैं RB के मान को। तो अब जब आप RB को देखिएगा तो क्या होगा, ये 10 और क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जो तीर है, तो हम क्या लिखेंगे 10, 10 × 20। और वापस क्या करते हैं, हम A + B + C करने वाले थे, इन तीनों का योगफल करने वाले थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तीनों का योगफल कर लेंगे। तो आपका तीनों का योगफल करिएगा तो कितना आ जाएगा वापस से 45। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 45। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 40/9। तो RB की वैल्यू आपको कितनी जाएगी, 40/9। अब हम क्या कर सकते हैं, RC। अब हम RC की वैल्यू निकालेंगे। तो RC की वैल्यू हमारी कितनी है 15, यानी कि 15, और इसके साथ किसके साथ को तीर को नोट कर रहा है 20 को, ये वाला तीर आपको 20 को दिखा रहा है। तो 20/45। तो आपका क्या हो जाएगा 15×45 यानी कि 20/3। तो मेरा क्या हो जाएगा 20/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक आसान तरीके से सबसे पहले RA, RB और RC की वैल्यू को निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा मेन ट्रिक है अब यहीं से चालू होती है कि ये क्या है, A, B और B के C के क्रॉस हम क्या कर सकते हैं। अब इस RA मैंने क्या कर लिया, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया, यानी अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेल्टा के स्थान पर एक इक्विवेलेंट स्टार को लगा सकता हूँ। तो मैंने इसका इक्विवेलेंट भी बना लिया कि RA, RB और RC। तो हम क्या करेंगे, अब जो मेरा अगला सर्किट होगा इस सर्किट को मैं कन्वर्ट करके कैसे बना सकता हूँ आप उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका B था और C था, तो ये दो चीज तो आपकी सेम टू सेम। अभी मैंने इसमें क्या किया, कोई चेंजेस नहीं किया, यानी मैंने यहाँ पे 10 ओम और इसके अक्रॉस आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ओम लगा हुआ है। ठीक, आपको 10 ओम और 10 ओम सेम टू सेम लगे हुए हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस B और C को, इस B और C यानी आप इतना पूरा सर्किट था ये वाला सर्किट,
इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस आर ए, आर बी और आर सी में। यानी यहाँ पर क्या जुड़ा है, इस बी पॉइंट से। आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने गलत पॉइंट बना लिया, बी और डी, ये बी और डी होगा। इस बी पॉइंट पे मेरा क्या जुड़ा है, ये आर ए आके जुड़ा है। ठीक, इस ये मेरा बी पॉइंट था और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये आर ए जुड़ा है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आर ए को जोड़ देंगे। फिर आप यहाँ पे देखिए आर ए और ये और डी पॉइंट से आपका क्या जुड़ा हुआ है, आर बी जुड़ा हुआ है। मैंने क्या कर लिया, आर बी को जोड़ दिया। तो मैंने आर ए और आर बी को एक पॉइंट पर जोड़ दिया, यानी मेरा ए पॉइंट भी जुड़ गया और आर बी से दूसरा पॉइंट भी जुड़ गया। डी से भी मेरा आर ए और आर बी दोनों पॉइंट जुड़ गए। अब बचा मेरा आर सी। तो आर सी क्या जुड़ा था, यहां से जुड़ा था। और ये मेरा क्या हो जाएगा, वापस से आपका ए पॉइंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, वापस से आपका सी पॉइंट। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको मैंने क्या कर दिया, एक इक्विवेलेंट सरल सर्किट, समतुल्य परिपथ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किट आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आर ए की वैल्यू को और लिख लेता हूं कि मैंने जो, अब मेरा जो सर्किट बनता है वो क्या बनता है, कि यहां से मेरे क्या है, ये 10 ओम है और यहाँ पर मेरा आर ए की वैल्यू कितनी आई थी, 10/3। ठीक, यहाँ पे मेरा क्या है, 10 ओम है। ठीक, और आपको इससे आरबी की वैल्यू, ठीक, यहां पर आरबी की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी है, 40/3। और यहां पर आप देख सकते हैं इस आरसी की वैल्यू को, आरसी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 20/3। तो अब देखिए आपको ये बहुत ज्यादा इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल दिख रहा है। और वो सिंपल सर्किट क्यों, तो देखिए हमारा जो सर्किट दिक्कत दे रहा था, हमारा जो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था इस 10 ओम की वजह से, यदि मैं इस 10 को एलिमिनेट कर दूं यहां से, तो मेरा पूरा सर्किट क्या हो जाता है, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 10 ओम के समतुल्य एक और सर्किट बनाया, यानी क्या किया, जो डेल्टा था उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। आप ये डेल्टा से स्टार कन्वर्जन इस साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर याद रखिए कि मैंने आर ए आर बी आपने जहां से भी ली हो उसी की बात दिखाकर यहाँ पर लाकर जोड़ी। यदि आप क्या कर सकते हैं, यदि मैं उल्टा जोड़ देता, आर सी और आर बी को यहाँ पर लाकर जोड़ देता, तो ये मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो आप अगर यहाँ पर कोई इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पर और यहाँ पर पहले माने हैं, यानी यहाँ पर लाकर जो मैंने माने 10 ओम के क्रॉस, वही 2 पॉइंट आप आगे इक्विवेलेंट सर्किट में भी लेकर चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये सर्किट कैसे बन गया आपका, बहुत ज्यादा सिंपल। ये 2 सर्किट आपके सीरीज में दिख रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से बनाते हैं, 10/3। यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 और आपका क्या हो जाएगा 40/3 और आपका क्या जुड़ा रहेगा यहाँ पे आगे 20/3। देखिए ये सर्किट कुछ ऐसा था। तो ये दोनों वायर तो एक ही है, तो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए 10 और 10 यहाँ सीरीज में है, तो आपका एक रेजिस्टेंस फिर से बन जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 10 और 10 का सीरीज आपका क्या हो जाएगा, 10 3 30। ठीक, आपका 10, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 + 10/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 40/3, यानी 30 और 10 40, क्या हो जाएगा आपका 40/3। अब देखिए 10 + 40/, ठीक है, तो यहाँ पे 40/9 है, तो इसको आप जरूर सॉल्व कर लिए, 40/9 होगा। मेरे आरबी की वैल्यू कितनी, 40/9। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 और 1 10 90 + 40/9, तो ये आपका हो जाएगा 130/9। तो यहाँ पे मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट एक और लग जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 130/9। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज था तो दोनों को जोड़ लिया। अब इसके साथ क्या है मेरा एक और सीरीज में 20/3। अब हम क्या करें, 40/3 यानी कि 1/RT, इन दोनों का पैरेलल निकाल लें। तो 1/40/3 + 1/130/9। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको वापस से कन्वर्ट होगा तो आपका क्या बन जाएगा, 3/40 + 9/130। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, RT। ठीक, RT। तो RT इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 40 और 130। तो जब आप इसका सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का पैरेलल मिल जाएगा। और आप इन दोनों पैरेलल के साथ क्या कर लीजिए, 20/3 को सीधा जोड़ लीजिए, यानी इस सर्किट का इसका समानांतर, इसको सॉल्व करने के बाद आप इसमें 20/3 सीरीज में जोड़ सकते हैं, इसका जो भी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लिया भी आंसर नहीं निकाला क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि इसका जो आंसर आ रहा था मैंने एज्यूम कर लिया कि 10, तो हम क्या करेंगे, इस 10 के साथ 20/3 को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में जाएगा, आपका ए और सी के बीच में। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करके इसके साथ सीरीज को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और सर्किट को देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या होगा आपका बैलेंस व्हीटस्टोन, जिसमें आपको एक और व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा।
ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम फिर से चेक करते हैं कि ये अनबैलेंस है या बैलेंस है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, आमने सामने की भुजा का गुणनफल करना है। तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 12 इंटू 50। आप इन दोनों का गुणनफल कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा आपका 600 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 600। यानी आपका क्या हो जाता है कि ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके बैलेंस की कंडीशन में। यदि आपका जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो आप इस बीच वाले इस रेजिस्टेंस को बीच से हटा दीजिए, यानी 100 ओम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इस गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट फ्लो होता है। ठीक, यानी यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उससे जीरो करंट फ्लो होता है। जीरो करंट फ्लो होता है मतलब कि सर्किट को हम क्या मानते हैं, ओपन। यानी यहाँ पे जो भी स्विच लगा था वो आपका ओपन सर्किट रहा होगा। यदि ये ओपन सर्किट होता है तो यहां से यदि एक रेजिस्टेंस ओपन सर्किट हो जाता है, यदि ये प्रतिरोध ओपन सर्किट हो जाता है तो इसका आपका कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी आपका इसका जो मान है वो कुछ नहीं रहता, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ये सर्किट में जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट हो जाएगा वो सिंपल सा सर्किट क्या बचेगा, केवल 1000 ओम बैलेंस होने की वजह से आपका जो बीच का सर्किट, बीच का रेजिस्टेंस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा आपका 20 प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 12, ठीक, और आपका बचेगा 50 और यहां पर आपका क्या बचेगा 30। ठीक, तो ये आपका बैलेंस कंडीशन। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा ए और बी के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया है तो आप सिंपल सा 20 और 50 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 70। ये 20 और 50 का आपको सीरीज में दिख रहा है तो सीधा जोड़ सकते हैं, 20 और 50 70 और 12 और 30 को जोड़िए तो आपका कितना हो जाएगा 42। तो इसका रेजिस्टेंस कितना जाएगा 42। फिर आप क्या करिए 1/70। फिर आप देखिए ये दोनों सर्किट पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि अगला जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बन सकता है, कुछ इस टाइप का होगा। अगला जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे होगा कि यहाँ पे आपका 20 और 50 की वजह से 70 कनेक्ट होगा, नीचे 12 और 30 की वजह से आपका 42 कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 1/RT आप कैसे निकालेंगे, 1/RT इक्वल टू 1/70 प्लस 1/42। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से किसी भी व्हीटस्टोन बैलेंस और अनबैलेंस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। सबसे पहले यदि आपको सबसे पहले आपको किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के पहले चेक करना है कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। यदि वो सर्किट बैलेंस होता है तो आप क्या करिएगा, उसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू से। यदि अनबैलेंस है तो हम क्या करेंगे, उस अनबैलेंस सर्किट में डेल्टा की जगह पर स्टार को लगाएंगे और उस स्टार की सहायता से हम सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपको इक्विवेलेंट करंट निकालने बोलता है तो आप देख सकते हैं कि आपको जब अनबैलेंस की कंडीशन में जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा RT, तो आप सीधा वोल्टेज से डिवाइड कर RT भी निकाल सकते हैं। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, एक बार आप उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो जरूर याद रखिए जब जगह क्या होता है व्हीटस्टोन बैलेंस होता है तो यहाँ पर आपका जो बीच का रेजिस्टेंस है, जहां पर गैल्वेनोमीटर की जगह पर जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो क्या हो जाता है, आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।